कल्पना कीजिए कि किसी ने एक नया और बहुत ही महंगा स्मार्टफोन खरीदा है। सुबह उसकी बैटरी एकदम 100% चार्ज होती है, लेकिन उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि फोन के बैकग्राउंड में 50 अलग अलग अदृश्य ऐप्स चल रहे हैं। बिल्कुल। और फिर क्या होता है? हाँ, जैसे ही दोपहर होती है फोन अचानक डेड हो जाता है। अब वो इंसान सोच में पड़ जाता है कि भाई मैंने तो फोन इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर बैटरी गई कहाँ? सही बात है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी आधुनिक दुनिया और समाज बिल्कुल इसी तरह काम कर रहे हैं। दुनिया इंसान की ऊर्जा की बैटरी को ठीक वैसे ही चूस रही है जैसे वे अदृश्य ऐप्स फोन को चूसते हैं। बिल्कुल सटीक उपमा है। तो इस गहन विश्लेषण या इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी ऊर्जा और समय की चोरी को बेनकाब करना है। आज हम एड्रियन हर्बर्ट की पुस्तक पर आधारित पावर आर की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। ये एक बेहद आक्रामक रणनीति है। समाज ने इंसान के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक झूठ बहुत गहराई से बैठा दिया है कि मेरे पास समय नहीं है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि समय की कमी नहीं है, बल्कि दूसरों के ईमेल्स, बाहरी दुनिया के नोटिफिकेशंस और मांगों के जरिए समय चुराया जा रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट जैसा कोई विचार असल में एक धोखा है। असली विज्ञान तो एनर्जी मैनेजमेंट यानी ऊर्जा को नियंत्रित करने का है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये स्मार्टफोन वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि असल में ये ठीक वही है जो हर इंसान हर रोज अपने दिमाग के साथ कर रहा है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई और हमें इस जाल में नहीं धकेलता। अच्छा। हाँ, हम खुद अपनी मर्जी से इस रिएक्टिव मैट्रिक्स यानी एक प्रतिक्रियाशील दुनिया के जाल में कूदते हैं। देखिए, पावर आर कोई ऐसी उबाऊ अवधारणा नहीं है जहां बस अपनी टू डू लिस्ट में कुछ अतिरिक्त काम जोड़ने हैं। तो फिर ये है क्या? ये दिन के पहले 60 मिनट को एक धारदार हथियार बनाने की कला है। जरा सोचिए, जब एक आम इंसान सुबह उठता है तो उसकी सबसे पहली हरकत क्या होती है? शायद आंख मलते हुए अपना फोन उठाना। बिल्कुल, वो फोन उठाता है और स्क्रीन देखने लगता है। ये विशुद्ध रूप से रिएक्टिव मोड है, मतलब वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया। आंख खुलते ही बाहरी दुनिया ने उस इंसान के दिमाग का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया। हाँ, अब उसे किसी बॉस को रिप्लाई करना है या कोई नकारात्मक खबर पढ़कर तनाव लेना है। सही कहा। इसके ठीक विपरीत एक प्रोएक्टिव मोड या हमलावर मुद्रा होती है। इस मोड में दिन के पहले 60 मिनट केवल और केवल उस व्यक्ति के स्वयं के मानसिक और शारीरिक अपग्रेड के लिए लॉक कर दिए जाते हैं। मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं? कोई नहीं। ये 60 मिनट का एक अभेद्य किला है, एक ऐसा दायरा जिसके अंदर बाहरी दुनिया का कोई भी शोर, कोई भी इंसान या कोई भी ईमेल प्रवेश नहीं कर सकता। ये अभेद्य किला सुनने में बहुत ही शक्तिशाली विचार लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है और शायद सीखने की इच्छा रखने वाला हर व्यक्ति यह सोचता होगा, क्या ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जन्म से ही मॉर्निंग पर्सन होते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि समाज में ये धारणा बहुत आम है कि मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, मेरी न्यूरोलॉजी ही ऐसी है। क्या ये सच में केवल जेनेटिक्स का खेल नहीं है? विज्ञान की रोशनी में देखें तो ये समाज और मनोविज्ञान का रचा हुआ एक बहुत बड़ा जेनेटिक धोखा है। सच में? तो फिर कुछ लोग आसानी से कैसे उठ जाते हैं? न्यूरोसाइंस स्पष्ट करता है कि जल्दी उठना एक तैयार की गई मांसपेशी है। इसे अभ्यास से गढ़ा जाता है। अगर किसी इंसान का मकसद या उसका लक्ष्य उसके डर और बिस्तर की गर्माहट वाले आलस से बड़ा है तो उसकी न्यूरोबायोलॉजी खुद ब खुद उस रूटीन के अनुसार ढल जाएगी। मतलब इरादा पक्का होना चाहिए। बिल्कुल। बात सिर्फ इतनी सी है कि सुबह के वक्त इंसान की दिमागी ऊर्जा और जो विल पावर होती है वो अपने 100% शिखर पर होती है। अब जरा तार्किक रूप से सोचिए, दिन की सबसे बेहतरीन एकदम ताजा ऊर्जा को दूसरों के साधारण ईमेल्स पढ़ने में बर्बाद कर देना, ये तो बेवकूफी है। ये जीव विज्ञान के नजरिए से खुद के खिलाफ किया गया एक अपराध है। और इसके अलावा एक और बड़ा खतरा होता है, एनर्जी वैम्पायर्स। एनर्जी वैम्पायर्स मतलब ऐसे लोग या आदतें जो खून के बजाय ऊर्जा चूसते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, ये वे लोग या स्थितियां हैं जो शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन संपर्क में आते ही मानसिक ताकत सोख लेते हैं। जैसे सुबह सुबह गॉसिप करने वाले लोग, गॉसिप करने वाले, सोशल मीडिया पर चल रही नकारात्मक बहसें या शिकायत करने वाले लोग।
पावर आवर का वो 1 घंटा असल में इन पिशाचों से खुद की रक्षा करने का एक अभेद्य कवच होता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर कोई सुबह उस अभेद्य किले का निर्माण करना चाहता है तो ये सब सिर्फ अलार्म बजने के बाद तो तय नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। मतलब ये कोई ऐसा स्विच तो है नहीं जिसे सुबह दबाया और इंसान एक्टिव हो गया। मुझे ये एक लड़ाकू विमान की उड़ान भरने से पहले की जाने वाली प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह लगता है। कोई भी पायलट सीधे कॉकपिट में बैठकर विमान नहीं उड़ाता है ना। सही बात है। वो पहले रनवे साफ करवाता है, सब चेक करता है। इसी तरह पावर आवर की असली नींव तो एक रात पहले ही रखी जाती होगी। ये लड़ाकू विमान वाली उपमा एकदम परफेक्ट है। मनोविज्ञान और नींद का विज्ञान भी यही कहता है। नींद कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंसान बस थक कर गिर गया और सो गया। नींद असल में अगले दिन के एग्जीक्यूशन का रनवे है। अगर कोई इंसान रात के 1 या 2 बजे तक अपनी स्क्रीन देख रहा है, अपने दिमाग को ब्लू लाइट से भर रहा है, तो उसके लिए सुबह का वो 60 मिनट का पावर आवर एक भयानक यातना बन जाएगा। सिस्टम क्रैश हो जाएगा उसका। बिल्कुल। इसीलिए रिवर्स अलार्म क्लॉक नाम का एक बहुत ही शानदार हैक काम आता है। रिवर्स अलार्म क्लॉक, ये थोड़ा अजीब लगता है। अलार्म तो सुबह उठने के लिए लगाया जाता है, तो क्या यहाँ रात को सोने का अलार्म लगाने की बात हो रही है? जी हाँ, और यही अनुशासित एलीट्स का तरीका। अगर किसी को सुबह 6 बजे उठकर अपने जीवन पर नियंत्रण करना है तो उसे असल में रात 9:30 बजे का एक रिवर्स अलार्म सेट करना चाहिए। अच्छा, ताकि वो सो जाए। सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को ये चेतावनी देने के लिए कि सिस्टम शटडाउन प्रोटोकॉल शुरू करने का वक्त आ गया है। अलार्म बजते ही सभी स्क्रीन्स, काम के ईमेल्स और तकनीक को सख्ती से बंद कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके साथ ही अगले दिन की आदतों के घर्षण या फ्रिक्शन को मैनेज करना भी जरूरी है। हाँ, मैंने व्यवहार मनोविज्ञान में कहीं पढ़ा था कि इंसानी दिमाग पानी की तरह होता है, वो हमेशा सबसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। बिल्कुल सही। अगर किसी ने तय किया है कि सुबह उठकर व्यायाम करना है, लेकिन उसके जूते और कपड़े अलमारी के किसी अंधेरे कोने में रखे हैं जिन्हें ढूंढना पड़े, तो सुबह का वो कच्चा दिमाग तुरंत हार मान लेगा। लेकिन अगर वही कपड़े बिस्तर के पास रखे हों तो दिमाग को कोई घर्षण महसूस नहीं होता। आपने बिल्कुल सही तंत्र पकड़ा है। अच्छी आदतों का घर्षण शून्य कर देना चाहिए और इसके ठीक विपरीत जो बुरी आदतें हैं उनके रास्ते में कांटे बिछा देने चाहिए। कांटे बिछाने से आपका क्या मतलब है? उदाहरण के लिए, अगर फोन देखने की बुरी आदत है तो उसे बेडरूम में चार्ज करने के बजाय घर के किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना चाहिए और उसमें ऐसा जटिल पासवर्ड डालना चाहिए जिससे खोलने में झुंझलाहट हो। अरे वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है ना? जब दिमाग को अपना सस्ता डोपामीन आसानी से नहीं मिलता और उसे मेहनत करनी पड़ती है तो वो उस बुरी आदत को खुद ही छोड़ देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा निर्णय के थकान या डिसीजन फटीग को खत्म करना है। जैसे सुबह उठकर ये सोचना कि आज क्या पहनूं। हाँ, ये मानसिक ऊर्जा की भारी बर्बादी है। सुबह उठकर कोई नया फैसला लेना ही नहीं है। इंसान के पावर आवर की पूरी स्क्रिप्ट एक रात पहले ही तैयार होनी चाहिए। समझ गई। ये डीक्लटरिंग या माहौल की सफाई वाली बात बहुत असरदार है। जब डेस्क साफ होती है तो दिमाग को नियंत्रण का संकेत मिलता है। तो चलिए मान लेते हैं कि रात की ये पूरी इंजीनियरिंग सफल रही। सिस्टम शटडाउन हुआ, कपड़े तैयार है। अब जब सुबह अलार्म बजता है, उस सन्नाटे वाले 60 मिनटों के भीतर शरीर और न्यूरोलॉजी के स्तर पर असल में क्या चल रहा होता है? देखिए, जब सुबह के 5 बजते हैं तो उस सन्नाटे में अपने आप में कोई जादू नहीं होता। वो सन्नाटा दरअसल एक मानसिक वैक्यूम है, एक खालीपन है। और इसी खालीपन में सबसे गहरे विचार जन्म लेते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जागने के बाद के पहले 10 मिनट किसी भी इंसान के लिए सबसे नाजुक होते हैं। उस समय दिमाग गहरी नींद वाली डेल्टा अवस्था से बाहर आ रहा होता है और पूरी तरह जागने वाली बीटा अवस्था में नहीं पहुंचा होता। वो बीच की स्थिति में होता है जिसे अल्फा और थीटा वेव्स कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस अल्फा और थीटा अवस्था में दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो हर चीज सोख लेता है? एकदम सही। वो अवस्था सम्मोहन या हिप्नोसिस के बहुत करीब होती है। उस वक्त दिमाग की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। अगर किसी ने उन नाजुक 10 मिनटों में कोई स्क्रीन देख ली तो खेल खत्म। बिल्कुल। इसे डिजिटल छुआछूत कहा जाएगा। उसने अपने दिमाग का पूरा नियंत्रण मैट्रिक्स के हवाले कर दिया। इसीलिए दिन की शुरुआत एक डिजिटल क्वारंटीन से होनी चाहिए, बिना किसी स्क्रीन के। ये तो दिमाग की बात हो गई। लेकिन जब कोई सुबह अचानक उठता है तो शरीर में अजीब सी घबराहट होती है, जैसे दिल तेज धड़क रहा हो। क्या ये प्राकृतिक है? हाँ, वो घबराहट दरअसल कॉर्टिसोल स्पाइक है।
विकासवाद के कारण सुबह जागने पर शरीर प्राकृतिक रूप से कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये प्रकृति का जैविक अलार्म है। अच्छा। लेकिन बाहरी दुनिया इसी हार्मोन का दुरुपयोग करती है। वो इसका इस्तेमाल पैनिक या घबराहट में काम करवाने के लिए करती है। लेकिन जो इलीट माइंडसेट वाले लोग होते हैं वे इस कॉर्टिसोल को हाईजैक कर लेते हैं। वे इस ऊर्जा को घबराहट में नहीं बल्कि शारीरिक हलचल में बदल देते हैं। यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। शारीरिक हलचल, अचानक पसीना बहाना, क्या ये सब उसी हसल कल्चर का हिस्सा नहीं लग रहा? इंटरनेट पर हर कोई यही कह रहा है कि बस मशीनों की तरह काम करो। क्या पावर आवर भी उसी टॉक्सिक दौड़ का नया नाम नहीं है? ये बहुत ही वाजिब शंका है, लेकिन इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। हसल कल्चर इंसान को तब तक भगाता है जब तक कि वो पूरी तरह टूट ना जाए। बिल्कुल, वो तो शोषण है। हाँ, लेकिन पावर आवर इसके उलट एक सस्टेनेबल मेडिकल ब्लूप्रिंट है। इसमें जिस शारीरिक हलचल की बात हो रही है वो जिम जाकर भारी वजन उठाने के लिए नहीं है। वो तो असल में दिमाग का न्यूरोलॉजिकल इग्निशन है। न्यूरोलॉजिकल इग्निशन मतलब दिमाग के इंजन को स्टार्ट करना? हाँ, जब सुबह इंसान थोड़ी भी शारीरिक हलचल करता है और दिल की धड़कन बढ़ती है तो दिमाग BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है। BDNF? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे ऐसे समझे कि ये दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली खाद की तरह काम करता है। अरे वाह! ये नई चीजें सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसके साथ ही एंडोर्फिन नाम के हार्मोन निकलते हैं। ये एंडोर्फिन नर्वस सिस्टम के चारों तरफ एक अजय ढाल बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस 60 मिनट के दौरान एक चीज और होती है, खाली समय या वाइट स्पेस। खाली समय मतलब उस अभेद्य किले में कुछ भी ना करना, सिर्फ बैठना। जी हाँ, और यही बात हसल कल्चर को पूरी तरह खारिज करती है। कभी कभी बस शांत बैठना, खिड़की के बाहर देखना मानसिक कचरा साफ करने का सबसे घातक हथियार है। ये तो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को डीफ्रैगमेंट करने जैसा हुआ। बिल्कुल, जहां बिखरा हुआ डेटा अपनी जगह पर आ जाता है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। अब मान लीजिए शरीर जाग चुका है, दिमाग इग्नाइट हो चुका है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार सामने आती है। जब कुर्सी पर बैठकर वो वास्तविक मुश्किल काम करने की बारी आती है तो इंसान का अपना ही दिमाग गद्दारी करने लगता है। बहाने बनाने लगता है। हाँ, एक अंदरूनी आवाज आती है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये काम बाद में कर लेंगे। फिर टालम टोल शुरू हो जाती है। ये टालने का मनोविज्ञान इतना हावी क्यों हो जाता है? ये सब दिमाग के अंदरूनी कोड का खेल है। जब कोई खुद से कहता है कि मैं थका हूं तो वो अनजाने में एक पीड़ित या विक्टिम मानसिकता को अपना रहा होता है। इसे बदलकर क्रिएटर मानसिकता मिलाना होता है। मैं थका हूं लेकिन फिर भी मैं इस काम को करूंगा। तो ये टालम टोल आलस नहीं है? लोग अक्सर सोचते हैं कि टालम टोल सिर्फ आलस है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ये आलस नहीं बल्कि हारने का गहरा डर है। हारने का डर मतलब इंसान इसीलिए काम शुरू नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि वो एकदम परफेक्ट नहीं होगा। ये तो परफेक्शनिज्म हुआ। और अगर गहराई से देखा जाए तो ये परफेक्शनिज्म कोई खूबी नहीं बल्कि केवल डर और इंसान के अहंकार का एक मुखौटा है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। पावर आवर का सबसे बड़ा नियम यही है कि काम केवल कच्चा, गंदा और क्रूर होना चाहिए, रॉ और मेसी। मतलब बस शुरू कर दो चाहे जैसा भी हो। हाँ, अगर कोई किताब लिख रहा है तो स्पेलिंग की परवाह किए बिना बस कीबोर्ड पर उंगलियां चलानी चाहिए, क्योंकि कुछ भी ना करने से एक बुरा और कच्चा काम 1000 गुना बेहतर होता है। इसे न्यूरोलॉजी में गोल डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। मतलब बड़े लक्ष्य को देखकर घबराने से बचना। एकदम सही। दिमाग का वो हिस्सा जो डर पैदा करता है, अमिगडाला, वो बहुत आदिम है। अगर कोई सोचता है कि मुझे एक पूरी किताब लिखनी है तो अमिगडाला पैनिक कर जाता है। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे सिर्फ 2 खराब पैराग्राफ लिखने हैं तो काम शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए तो अपना अहंकार बाहर छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, एक सिपाही या विद्यार्थी की तरह उतरना होता है। और ये सब तभी मुमकिन है जब इंसान ना कहने की तबाही को समझ सके। समाज हमें सिखाता है कि हमेशा हाँ कहो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार जब कोई दुनिया की किसी गैर जरूरी मांग को ना कहता है तो वो असल में अपने सबसे बड़े मकसद को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। यह ना कहना ही मनोवैज्ञानिक सरहदों की रक्षा करता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती आती है। कैसी चुनौती? मान लीजिए किसी ने यह विज्ञान समझ लिया, एक दिन उसने अपना किला बना लिया, लेकिन इस क्रूर दिनचर्या को लंबे समय तक, महीनों और सालों तक कैसे बनाए रखा जाए? इसके लिए सिस्टम्स ऑफ सर्वाइवल बनाने पड़ते हैं।
इसमें सबसे कारगर तकनीक है आदतों का डीएनए जोड़ना, जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। आदतों का डीएनए जोड़ना, क्या इसका मतलब ये है कि किसी नई आदत को किसी पुरानी और पक्की आदत के साथ चिपका देना चाहिए? बिल्कुल। जैसे सुबह कॉफी मशीन चालू करना एक पक्की आदत है। अगर कोई तय करे कि मैं कॉफी का कप हाथ में लेते ही 10 मिनट किताब पढ़ूंगा, तो वो पुरानी आदत नई आदत के लिए बायोलॉजिकल ट्रिगर बन जाती है। दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसके साथ डोपामीन का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। सुबह रील्स देख के डोपामीन बर्बाद करने के बजाय पावर आवर पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा इनाम देना चाहिए। ये सिस्टम तो बहुत तार्किक है, लेकिन इंसान खुद को धोखा देने में माहिर होता है। क्या होगा जब सुबह 5 बजे अलार्म बजे, बाहर बहुत ठंड हो और इंसान खुद को ही समझा ले कि आज सोने से क्या बिगड़ेगा? वहीं पर क्रूर जवाबदेही यानी रेडिकल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। अगर कोई उठने में विफल हो रहा है तो उसे किसी दोस्त के साथ वित्तीय नुकसान का डर जोड़ देना चाहिए। अच्छा, जैसे जुर्माना। मान लीजिए किसी ने दोस्त से कहा कि अगर मैंने सुबह 6 बजे तुम्हें काम करते हुए फोटो नहीं भेजी तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब सुबह उसे याद आएगा कि बैंक से 1000 रुपए कट जाएंगे तो उसकी नींद क्या, उसका पूरा कॉर्टिसोल सिस्टम एक झटके में जाग जाएगा। ये बहुत ही क्रूर लेकिन असरदार तरीका है। ये काम करता है क्योंकि इंसानी दिमाग इनाम से ज्यादा नुकसान के डर से प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत पुरानी बात पर सवाल उठाना चाहूंगी। हमने बचपन से सुना है कि कोई भी नई आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। 21 दिन का नियम। तो क्या इस डर को सिर्फ 21 दिन सहना होगा? ये 21 दिन का नियम समाज में बेचा गया एक बहुत बड़ा झूठ है। विज्ञान बताता है कि एक नई आदत बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं और किसी बहुत मुश्किल आदत के लिए ये 254 दिनों तक जा सकता है। बाप रे, 254 दिन? हाँ, इसलिए शुरुआती हफ्तों में शरीर और दिमाग पूरी तरह से बगावत करेगा। ये सफर नर्क जैसा लगेगा। तो अगर ये इतना दर्दनाक है तो समाधान क्या है? इंसान बीच में हार क्यों न मान ले? समाधान है दर्द से प्यार करना, जिसे एम्ब्रेस द सक कहते हैं। जब इंसान उस दर्द में रोने के बजाय मुस्कुरा देता है तो उसका तार्किक दिमाग डर पैदा करने वाले अमिगडाला को कुचल देता है और इसी में हारने के बाद का नियम या रूल ऑफ 2 सबसे बड़ी जीवन रेखा बनता है। ये रूल ऑफ 2 क्या है? इंसान कोई मशीन तो है नहीं, किसी दिन रूटीन टूट जाना सामान्य है। लेकिन एलीट माइंडसेट का नियम यह है कि एक दिन चूक गए कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी लगातार 2 दिन अपनी आदत मिस नहीं करनी है। अपराध बोध कमजोरों का हथियार है। तुरंत ट्रैक पर वापस आना ही ताकत है। बिल्कुल। तो कई महीनों तक इस अनुशासन की भट्टी से गुजरने के बाद अंततः उस इंसान के जीवन में क्या बदलाव आता है? मुझे लगता है ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, एक मैराथन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रोजाना सिर्फ 1 घंटा फोकस के साथ काम करना कभी कभार 10 घंटे काम करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इंटेंसिटी पर हमेशा कंसिस्टेंसी की जीत होती है। ये कंपाउंड इफेक्ट इंसान को 10 गुना आगे कर देता है और 100 दिन बाद पहचान का परिवर्तन होता है। मतलब वो इंसान खुद बदल जाता है। हाँ, वो ये नहीं कहता कि मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खुद अनुशासन की मिसाल बन जाता है। और इसका असर पूरे दिन एक लहर की तरह काम करता होगा। हर जगह उस इंसान के बर्ताव में एक शांत आक्रामकता झलकती होगी। हाँ, और इसमें एक अंतिम रणनीति छिपी है, चुप्पी। सुबह उठकर सोशल मीडिया पर दिखावा करना सिर्फ अहंकार है। असली ताकत अंधेरे में बिना कोई शोर किए अपना साम्राज्य खड़ा करने में है। नकली फ्यूल के बजाय असली फ्यूल खोजना होता है। ये सब सुनकर स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरी बहस अंत में चुनने की परम आजादी पर आकर टिक जाती है। पावर आवर कोई साधारण टाइम मैनेजमेंट टूल नहीं है, ये मैट्रिक्स से अपनी आजादी छीन लेने का एक हिंसक कार्य है। बिल्कुल। ये एक ऐसी भट्टी है जहां बहाने जलकर राख हो जाते हैं। जब सुबह के 60 मिनट एक अभेद्य किला बन जाते हैं तो इंसान दूसरों की मांगों का गुलाम नहीं रहता, वो अपनी जिंदगी का परम शासक बन जाता है। यही इसका अंतिम सत्य है। जो अपने दिन के पहले घंटे की रक्षा कर लेता है वो अपनी पूरी जीवन रेखा जीत लेता है। इस शानदार चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार है जो हर सीखने वाले व्यक्ति को गहराई से सोचना चाहिए। यह विचार करने योग्य है, यदि हमारे दिन का पहला घंटा दुनिया के शोर और दूसरों की मांगों द्वारा नियंत्रित होता है तो क्या उसके बाद दिन भर में हमारे मन में आने वाले विचार वास्तव में हमारे अपने होते हैं
या फिर वे विचार केवल इस मैट्रिक्स द्वारा दी गई बाहरी उत्तेजनाओं की एक गूंज मात्र है? जो इंसान अपनी सुबह का मालिक खुद नहीं है, क्या वो सच में अपने स्वतंत्र विचारों का मालिक होने का दावा कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो उस अदृश्य बैटरी को समझने में हमेशा मदद करेगा।